आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव समाजशास्त्र डिपार्टमेंट से। तो मैं आज आपको सोशोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस और वीडियोस और हमारे लेक्चर्स आपके घर तक पहुंच जाएं और आप आसानी से इसका फ़ायदा उठाकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, और उसके अंतर्गत सब टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन या सामाजिकरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको हम सोशल चेंज भी कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी समाज में रहने के लिए या जो भी व्यक्ति उस समाज में रहता है, वहाँ के सामाजिक संबंधों, समाज के ढांचों अथवा सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से हम सामाजिक परिवर्तन का आशय लगाते हैं। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक से आशय ये है बच्चों कि ये अनवरत कंटिन्यूअसली चलती रहती है और कभी भी रुकती नहीं है। और जो परिवर्तन होता है बच्चों, वो परिवर्तन कई तरह से हमारे समाज में दिखाई पड़ता है। जैसे बच्चों, किंग्सले डेविस ने कहा था, हमारे एक समाजशास्त्री हैं मशहूर, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, किंग्सले डेविस। और उन्होंने क्या कहा था? किंग्सले डेविस ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ किसी भी सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे के कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से है। ढांचा क्या होता है? स्ट्रक्चर, बनावट जिसको हम कहते हैं। हमारे समाज में जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हमको दिखाई देता है, तो इससे हम ये आशय लगाते हैं बच्चों कि हमारे समाज में क्या क्या सोशल चेंजेस आए हैं। और इन्हीं चेंजेस के जरिए किसी समाज को हम आधुनिक, प्राचीन, ऐसे किसी भी नामों से संबोधित। जैसे प्राचीन समाज की जो विशेषताएं थीं वो अलग थीं और आज आधुनिक समाज की विशेषताएं अलग हैं। तो ये क्या हुआ? हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन की वजह से होता है। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन क्या है? इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। कैसे? सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? सोशल सिस्टम। तो हमारी व्यवस्थाएं, जैसे पहले जॉइंट फैमिली थी, आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते, चूँकि हर व्यक्ति को उसमें फ्रीडम नहीं मिल पाता था। तो ये हमारी व्यवस्थाएं या हमारा सिस्टम जो चेंज हो रहा है या हमारा स्ट्रक्चर जो सोशल चेंज हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे सामाजिक ढांचे में ये परिवर्तन जो आ रहा है वो हमें इसमें व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तो दूसरा बच्चों क्या है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि किसी को हम फोर्स करते हैं कि आप इस तरह करिए, ऐसा नहीं। जैसे बच्चों, समय के साथ चलना मजबूरी भी है और समझदारी भी है। जैसे हमारे घर में बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो आज की चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन फिर भी वे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं और सबके साथ चलने का प्रयास करते हैं। और बाय द वे, वे ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों क्या आंतरिक पीढ़ी या अंतर पीढ़ी संघर्ष, जिसको हम लोग जनरेशन गैप की वजह से जो होता है वो होने लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति फिर उसमें क्या होता है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सामंजस्य का अभाव हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, जो ये सोशल चेंज है बच्चों, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको हम ना किसी को फोर्स कर सकते हैं, ना किसी को बाध्य कर सकते हैं। ये अनवरत अपने आप नेचुरल तरीके से होती रहती है। और इसको एक्सप्लेन करना कि कहाँ पे कितना इसका मेज़रमेंट,
जैसे आप कहिए कि आपके अंदर कितना चेंजेस आया या यहाँ कितना चेंजेस आया, इसका मेज़रमेंट या माप करना एक बहुत जटिल तथ्य है। आप पूरी तरीके से किसी भी चेंज को आप माप नहीं सकते कि किसी भी चीज़ में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया। हाँ, परिवर्तन कम या ज़्यादा हमको दिखाई उसमें देने लगता है। इसके बाद बच्चों आया है आपका, इसमें सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है, ये इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे जो सोशल चेंज हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो परिस्थितियाँ आज हैं इससे 10 साल बाद कितनी बेटर कंडीशन होगी या उससे खराब स्थिति हो जाएगी। तो सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, एकदम श्योर 100% भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं थीं। और बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उद्विकास भी होता है, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो उद्विकास क्या है बच्चों, तो उद्विकास का सिद्धांत सबसे पहले डार्विन महोदय ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की अपनी बुक में दिया था। और उद्विकास क्या, उन्होंने कहा था कि एक निश्चित दिशा में क्रमबद्ध तरीके से होने वाले परिवर्तन को ही उद्विकास कहते हैं। चूँकि जैसे मान लीजिए आपने एक पौधा लगाया, या कोई छोटा बच्चा जो एक जैविकीय प्राणी होता है, पैदा होता है, तो सिर्फ बायोलॉजिकल एक मांस का पिंड समझ लीजिए, उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक ही दिशा में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि कोई बीज जो है पौधे के रूप में ही परिवर्तित होगा, वो पुनः बीज के रूप में थोड़ी हो जाएगा। तो इसी को उद्विकास की प्रक्रिया डार्विन महोदय ने समझाया था। और इसी उद्विकास की प्रक्रिया को हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के रूप में समझाया था। बच्चों, इसमें परिवर्तन और दूसरी चीज़ क्या लाती है, वो है प्रगति, जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। तो बच्चों, प्रगति क्या है, प्रगति हमेशा अच्छाई की ओर होने वाला एक परिवर्तन है, और उस परिवर्तन से जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। ये किसने कहा, आगबर्न और निमकाफ ने कहा कि प्रगति जो है अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है, जो हमेशा सामाजिक मूल्यों, जो हमारे सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है, उसी को हम प्रगति कहते हैं। जैसे आपने बहुत नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं बच्चों, तो कुछ इन्वेंशन क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे समाज के लिए, अच्छे के लिए बनाए जाते हैं कि हमारे समाज में प्रगति लाएंगे, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, तो उसको प्रगति नहीं कहा जाएगा। जो चीज़ें, जो इन्वेंशंस, जो बातें हमेशा अच्छे चीज़ों के लिए हों, अच्छाई की ओर हों, और सामाजिक वैल्यूज़, जो हमारे समाज में वैल्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हो, उसी को हम प्रगति कहते हैं। और प्रगति के द्वारा भी समाज में सोशल चेंज आता है। ठीक बच्चों, फिर तीसरा है विकास, इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हमेशा अधिकतर हम लोग प्रगति और विकास को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट वो है जिसमें इकोनॉमिकल चीज़ों को, इकोनॉमिकल ग्रोथ को, आर्थिक समृद्धि को, जो विकास को प्राथमिकता देकर उसके द्वारा सामाजिक और भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती है, उसी प्रगति को, जो आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता देकर प्रगति करती है, उसी को हम विकास या डेवलपमेंट कहेंगे। तो बच्चों, ये चीज़ें समाज में परिवर्तन लाती हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन था। तो बच्चों, इसके बाद आपका सामाजिक नियंत्रण आता है। तो बच्चों, नियंत्रण क्या होता है, इसको कंट्रोल, सोशल कंट्रोल अलग होता है, नियंत्रण अलग हो। जैसे कि किसी चीज़ को, अधिकतर नियंत्रण का अर्थ हम लोग लगाते हैं किसी चीज़ से किसी व्यक्ति को कोई कार्य से रोकना, आप ये काम मत करिए, रोकना, नियंत्रित करना उसके व्यवहार को, उसके कार्य को, ठीक, उसकी ग्रोथ को। लेकिन सामाजिक नियंत्रण का अभिप्राय संपूर्ण समाज की व्यवस्था को, संपूर्ण समाज की व्यवस्था को इस तरह नियमित करना है जिससे पारस्परिक सहयोग में वृद्धि हो सके।
सोशल कंट्रोल ये कहता है कि हम लोग इस तरह की नियंत्रित व्यवस्था में रहें जिससे हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं ही नियंत्रित होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें और समाज में सामंजस्य भी बढ़ जाएगा। तो बच्चों, सोशल कंट्रोल की सबसे विस्तृत व्याख्या एरास तथा रुसेक ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में दी है और उन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों के उपभोग से है जिनके द्वारा समूह व्यक्ति के अनुरूप बनता है। तो इन लोगों ने, रॉस ने क्या कहा कि सामाजिक नियंत्रण क्या है कि हम उन सभी साधनों का उपयोग करें जिसके द्वारा समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। समूह कहेगा आप ये कार्य ना करिए, वो कार्य ना करिए, ये कार्य गलत है, वो कार्य सही है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे वो व्यक्ति समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है और धीरे धीरे वो उसकी आदतों में सम्मिलित हो जाता है और उसका व्यवहार नियंत्रित अपने आप हो जाता है। और वो इतनी ज़्यादा, जैसे आपने सुनी होगी एक कहावत की, कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता जो है किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होनी चाहिए। आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ से वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनने लगता है। तो इसी तरह बच्चों, जो हमारा कंट्रोल है वो अपने आप से व्यक्ति के स्वाभाविक प्रक्रिया में या स्वभाव में शामिल हो जाता है और वो दूसरों के साथ सहयोग भी करने लगता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है सामाजिक नियंत्रण का? तो बच्चों, इसका उद्देश्य होता है सामाजिक संगठन में स्थायित्व लाना। जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्थायित्व तभी आएगा जब सहयोग, सामंजस्य, एक दूसरे के साथ मिल के कार्य करना, ये सब चीज़ें शामिल होगी तभी उसमें स्थायित्व आएगा। और इसके बाद परंपराओं की रक्षा। तो बच्चों, जो ये सामाजिक नियंत्रण है, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं हर घर में फॉलो किए जाते हैं, हर कम्युनिटी में फॉलो किए जाते हैं, तो ये क्या है, ये हमको घर में हमको ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसा हमारा व्यवहार बनाया जाता है कि हम उस चीज़ को एज इट इज़ फॉलो करते हैं। चूँकि सदियों से या हमेशा से अपने आसपास हम ऐसी चीज़ों को देखते आए हैं और उसको जो है करते हैं, तो हम स्वयं से उस कार्यों को नियंत्रित करते, अपने को नियंत्रित रखते हुए उन परंपराओं की रक्षा करते और उसको आगे भी बढ़ाते हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है और अपने व्यवहार को बहुत से बच्चे आजकल, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नए जनरेशन के बच्चे नहीं मानते, लेकिन घर में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल परंपराओं की रक्षा करने में भी सहायता करता है। अगला है समूह में एकता की स्थापना। तो बच्चों, जो हमारा ग्रुप होता है उसमें एकता की स्थापना का काम भी सोशल कंट्रोल करता है। फिर मानसिक तथा बाह्य सुरक्षा, हमको मेंटली, और जो हम कहीं इधर उधर बाहर गए तो हमको एक सिक्योरिटी मिलती है सोशल कंट्रोल के द्वारा कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित व्यवहार में रहता है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। अगर हम अच्छे तरीके से सोशल वैल्यूज़ के साथ, सामाजिक मूल्यों के साथ अपने कार्यों को करते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं, तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अच्छे सोशल कंट्रोल के जरिए ही व्यक्ति का होता है, क्योंकि उसको सही गलत का ज्ञान होता है। फिर बच्चों, अगला है कि इसमें समूह में एकता की स्थापना आपने पढ़ी ली, परंपराओं की भी रक्षा करता है। तो ये सामाजिक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो कार्ल मानहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण बताया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है? जैसे कि हमारे घर में माँ बाप, भाई बहन जो हमसे बड़े होते हैं, छोटे बच्चों को या सबको ये बताते ये कार्य नहीं करना, ऐसे ना करो, मार पड़ेगी, जो भी। तो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या हो गया?
जैसे हम दूसरों को करते देखते हैं कि ऐसा हमको कार्य नहीं करना चाहिए, तो ये सब अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं कि ये हमें खुद दूसरे के व्यवहार को देखकर उस कार्य को न करने की जो प्रेरणा मिलती है, तो हम खुद नियंत्रित हो जाते हैं और अपना ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो सामाजिक मूल्यों के अगेंस्ट हो। फिर बच्चों अगला है, उन्होंने किम्बाल यंग ने सकारात्मक तथा नकारात्मक नियंत्रण बताया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। तो पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है? सकारात्मक नियंत्रण, जो हमें पुरस्कार के द्वारा रिवार्ड दिया जाता है, हमको प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सकारात्मक नियंत्रण है। और नकारात्मक नियंत्रण, नेगेटिव कंट्रोल क्या है? जिसमें हमको दंड के द्वारा सुधारते हैं या दंड देकर उस चीज़ को न करने की प्रेरणा दी जाती है या मना किया जाता है दंड देकर इस तरह के कार्यों को, गलत कार्यों को न करने के लिए, तो उसको नकारात्मक नियंत्रण कहते हैं। इस सिद्धांत को किम्बाल यंग ने दिया था। तो बच्चों एक सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है। तो बच्चों सत्ता कई प्रकार होती, मैक्स वेबर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है बच्चों, उसको आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सत्ता के द्वारा कानून बनाता है राज, उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। और लोकतांत्रिक, आप खुद स्वयं इतने जागरूक हो जाते हैं कि उन कार्यों को नहीं करते हैं जो समाज के विरुद्ध होता है। तो बच्चों इसके बाद एक होता है औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल। तो फॉर्मल क्या होता है? जैसे आपको राज्य कोई कानून बनाया है, आपको न चाहते हुए भी, आपकी इच्छा नहीं, लेकिन आपको उस कानून का पालन करना होता है, तो ये फॉर्मल कंट्रोल होता है, औपचारिक नियंत्रण। और एक इनफॉर्मल कंट्रोल क्या होता है? इनफॉर्मल कंट्रोल मीन्स अनौपचारिक नियंत्रण, जिसको हम परंपराओं हैं, साहित्य है और आपका वो लोकाचारों द्वारा नियंत्रित व्यवहार करते हैं, इसको अनौपचारिक नियंत्रण करते हैं। तो बच्चों ये तो था सोशल कंट्रोल एवं सामाजिक, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। बच्चों ये चीज़ें, सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज को अच्छे तरीके से फॉलो करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से, किसी भी व्यक्ति का अच्छी तरह से सामाजिकरण, सोशलाइजेशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है बच्चों जिसके द्वारा, समाजीकरण या सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। बच्चों जॉनसन ने भी कहा है कि समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। तो बच्चों इसकी विशेषताएं क्या है समाजीकरण की? ये एक सीख की प्रक्रिया है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो जैविकीय रूप से एकदम वो मांस का पिंड है, तो वो सीखता है प्रत्येक चीज़ को। तो समाजीकरण प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीख की एक प्रक्रिया है। सेकेंड है सांस्कृतिक सीख का समावेश। तो जो चीज़ हम जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, रहते हैं, उन चीज़ों को सीखना, उन तत्वों को सीखना समाजीकरण के जरिए ही संभव हो पाता है। फिर अनुकरण से प्रभावित, इमिटेशन से कैसे ये प्रभावित होता है? बच्चों जब छोटा बच्चा रहता है तो अपने घर में किसी भी सदस्य को जैसा कार्य करते देखता है वैसा वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है। तो उससे क्या होता है, जो सीख होती है वो अनुकरण से प्रभावित होती है। फिर निरंतरता, इसमें कंटिन्यूटी रहती है। मीन्स जो ये समाजीकरण है ये रुकता नहीं है, व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतरता इसमें बनी रहती है। आत्म का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है? अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बन गए, अच्छा आपका सोशलाइजेशन हो गया, तो आपके अंदर आपके आत्म का अच्छा विकास हो जाएगा। फिर अनुकूलन का भी गुण उसमें होता है। अगर आप अच्छे सोशलाइजेशन में रहे हैं, आपको हर चीज़ें अच्छी बुरी बताई गई हैं, तो आप हर परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेते हैं, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ? अनुकूलन का गुण। तो समाजीकरण के स्तर में बच्चों जॉनसन ने समाजीकरण के 4 स्तर बताए हैं।
पहला मौखिक या ओरल स्टेज। तो मौखिक या ओरल स्टेज जन्म से लेकर 1 से 1.5 वर्ष तक रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता, थोड़ा बहुत अपनी माँ को जानता है और उसको देखते ही भूख लगती है, प्यास लगती है, वो उसको जो है उसी तरह रोने लगता है कि हमारी इच्छाओं को पूर्ण किया जाए। ठीक है। दूसरा है शैशव अवस्था, एनल स्टेज। इसमें शैशव अवस्था में उसको जो उससे संबंधित रूटीन चीज़ें जैसे कि साफ़ सफाई, बिस्तर पे टॉयलेट ना करना, ये बेसिक चीज़ें उसको बताई जाती है, एनल स्टेज कही जाती है बच्चों की। तो ये शैशव अवस्था होती है। फिर तीसरा है तादात्म्यकरण की अवस्था। इसमें बच्चा वही 1.5-2 साल, 3-4 साल से 12-13 साल तक रहता है और सामंजस्य करना धीरे धीरे सीखता है। फिर किशोरावस्था, जिसको हम टीनेजर्स भी कहते हैं, टीनेजर्स बच्चे जो इसमें रहते हैं किशोरावस्था में, तो उसमें कहा भी गया है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती, क्योंकि इसमें फिजिकली, मेंटली हर तरह के बच्चों में चेंजेस आते हैं और बच्चों के जो है इमोशंस चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनका स्वभाव चेंज होता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा अच्छे समाजीकरण की उनको आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें सिद्धांत भी कई दिए गए हैं, जैसे फ्रायड का सिद्धांत है, कूले का सिद्धांत है। कूले का सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, मीन्स आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो आत्मदर्पण के सिद्धांत में उन्होंने कहा था व्यक्ति अपने बारे में जैसा दूसरे के सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वैसी धारणा वो बना लेता है। तो वो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है चार्ल्स कूले की। और फ्रायड का सिद्धांत है, फ्रायड ने प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्तियों को, मानव मन को 3 भागों में बांटा था। अचेतन मन, उनका पहला था अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम समाज के डर से अपनी इच्छाओं का दमन कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे हम ऐसा कार्य करेंगे, तो अनकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति ये करता। फिर होता है आपका चेतन माइंड। कॉन्शियस माइंड ये जो है वर्तमान अवस्था को प्रदर्शित करता है कि जो वर्तमान अवस्था है उसके अनुसार कार्य करो। ठीक। इसके बाद होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो बच्चों अवचेतन मन में क्या होता है, अवचेतन मन में समाज की इच्छाओं का जो पूर्णतया सुप्त नहीं होता है, इसमें कोई चीज़ें, जैसे कोई चीज़ें जो कार्य आज हम कर रहे हैं कुछ दिन बाद भूल जाती हैं, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। बहुत कुछ दिन बाद जब हम प्रेशर देते हैं तो वो चीज़ें दोबारा याद आ जाती हैं। तो ये अवचेतन मन में होता है। और ये किसके द्वारा संचालित होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम, इसके द्वारा ये तीनों मानव मन की चीज़ें संचालित होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। फ्रायड का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत, मीट का सिद्धांत, दुर्खीम का सिद्धांत और समाजीकरण क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे और इस लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। बच्चों फिर अगले क्लास में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।